नमस्कार, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर मैं शशांक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी आज की ऑनलाइन क्लास का विषय है लोकसभा का गठन एवं शक्तियाँ। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था है जिसमें 2 सदन होते हैं। पहला सदन जो होता है वो राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस भी बोलते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं जिनका चुनाव राज्यों की विधानमंडलों से होता है मुख्यतः। इसी के साथ साथ जो दूसरा सदन है वो लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, जिनका इनकी प्रतिनिधियों का चुनाव जनता में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और ये इस आधार पे लोकसभा में डायरेक्टली चुन करके जाते हैं और इसे लोअर हाउस या निचला सदन भी बोला जाता है। ध्यान रखें, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस, जबकि लोकसभा जो होती है वो लोअर हाउस बोला जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट भी राज्यसभा को बोलते हैं, जबकि लोकसभा जो होती है हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है, जबकि यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल या फिर लोकसभा या फिर लोअर हाउसेस बोले जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोकतंत्र का एक सच्चा प्रतिनिधित्व करने की बात होती है वो लोकसभा के अंतर्गत ही बोला जाता है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ के लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा इनके अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा के सीट्स पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट इन्फ्रेंचाइजमेंट यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट डालने का सभी लोगों को अधिकार होगा। उनमें किसी भी जन्म, क्षेत्र, नस्ल, लिंग, जाति, धर्म किसी भी आधार पर उन पर विभेद नहीं किया जाता है। यदि उन अनसाउंड माइंड के नहीं है तो सभी लोग वोट डालने का अधिकार होता है। जो निर्वाचन की पद्धति होती है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। इसमें वोटों का कोई कट ऑफ या से एक सीमा नहीं होती है, बल्कि जो सबसे ज़्यादा वोट जो भी कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। ये लोकसभा में प्रतिनिधियों के चुनाव का है ये सिस्टम होता है। उनकी आयु 25 साल कम से कम होनी चाहिए उम्मीदवारों की आयु, और वो भारत के संविधान की शपथ निर्वाचन आयोग या उसके प्रतिनिधि के आधार पर वो देते हैं। इसके साथ साथ वो साउंड माइंड के यानी वो पागल नहीं होने चाहिए। साथ में वो बैंकों द्वारा दिवालिया उनको घोषित नहीं किया जाना होना चाहिए, या फिर वो भारत के उनको नागरिक होना भी आवश्यक होता है। वो भारत को छोड़ कर के कहीं उनकी प्रतिबद्धता किसी अन्य देश में है तो वहाँ पे यहाँ पे वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और कभी भी भविष्य में यदि ऐसा पाया जाता है या फिर उन नागरिकता कहीं और की ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी लोकसभा की सदस्यता जो होगी वो कैंसिल कर दी जाती है, अपने आप निरस्त मान ली जाती है। यही सारी चीज़ें राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं में भी होता है। अंतर सिर्फ और सिर्फ 30 उम्र का होता है। लोकसभा में 25 साल कम से कम न्यूनतम उम्र है किसी भी सदस्य को, किसी भी उम्मीदवार को सदस्य बनने के लिए। इसी के साथ साथ राज्यसभा में 30 साल की उम्र है, यानी लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30। इसी के साथ लोकसभा का जो गठन होता है, लोकसभा के गठन में अधिकतम 550 आर्टिकल 79 जो लोकसभा के गठन के बारे में बोलता है कि अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 545 सीट जो हैं वो हमारी हैं। हालांकि इसी साल जनवरी में ये 104वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधियों का जो है वो हटा दिया गया। पहले 2 एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि भी होते थे। इसी के साथ साथ 530 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज देश के विभिन्न राज्यों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यानी लोकसभा क्षेत्रों से चुन करके आते थे, और शेष जो थे प्रतिनिधि जो 20 प्रतिनिधि थे वो विभिन्न केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्रों से आते थे।
या फिर इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में के जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके अंतर्गत के क्षेत्र आते थे। इस वजह से वो संख्या हमारी 550 पूरी नहीं होती थी। अधिकतम संख्या जो है वो 545 तक ही रहती थी। वर्तमान समय में इस समय जो एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि हैं उनको हटा दिया गया। ये जो सीट है वो निरस्त कर दी गई हैं 104वें संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियम के द्वारा। और इसी के साथ-साथ इस 17वीं लोकसभा में इस वर्तमान परिदृश्य ये है कि 543 मेंबर्स हैं, एक सीट वैकेंट हो गई है, तो 542 मेंबर्स हैं, जिसमें से 13 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के से आते हैं और शेष जो हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्रों से, पूरे देश भर के लोकसभा क्षेत्रों से चुने हुए डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। तो ये लोकसभा का गठन है। लोकसभा के गठन के साथ ही जो या तो पिछली लोकसभा में चुनाव के द्वारा जो भी स्पीकर रहता है यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वो गठन के बाद उसकी जब पहली बैठक होती है उसमें वो अध्यक्ष के रूप में काम करता है तब तक जब तक कि दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान लोकसभा है उसका गठन उसके प्रतिनिधि अध्यक्ष का चयन न कर लिया जाए, लोगों के द्वारा चुनाव नहीं कर लिया जाए तब तक जो वर्तमान यानी जो बीती हुई लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अध्यक्षता करता है। किसी कारणवश वो यदि इस वर्तमान लोकसभा में अगर वो इलेक्ट नहीं हो पाया है, वो हार गया है चुनाव या लड़ा ही नहीं है या वो सीट मतलब वो लोकसभा में आ नहीं पाया है, तो जो भी वरिष्ठतम सदस्य होता है वो स्पीकर का उस समय दायित्व निभाता है और उसका काम और सिर्फ नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का होता है जिसे हम प्रोटेम स्पीकर के रूप में जानते हैं। लोकसभा की सारी कार्यवाहियों की अध्यक्षता स्पीकर ही करता है। ढेर सारे कार्य स्पीकर के होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ लोकसभा में उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है और उसके साथ 20 सदस्यों का एक एक लिस्ट भी चुन ली जाती है कि यदि स्पीकर या फिर उपाध्यक्ष नहीं रहता है तो उनकी अनुपस्थिति में सचेता क्रम में किन किन लोगों को हम बुला सकते हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व करके सदन का संचालन करेंगे। इसी के साथ लोकसभा में एससी एंड एसटीज के लिए भी सीटों का रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है। लगभग 24% सीटें एससी एंड एसटीज के लिए आरक्षित हैं जिसमें विभिन्न राज्य क्षेत्रों से विभिन्न अलग-अलग जगहों से सीटों से आरक्षित सीट घोषित करते हुए उनके राज्यों के आधार पे उनकी जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आधार पे उनका चयन किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एससीज के लिए 84 सीटें रिक्त हैं। इसके साथ साथ एसटी के लिए 47 सीटें रिक्त हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए एसटी के लिए इसी के साथ ही लोकसभा में जो कोरम होता है यानी स्पीकर ये डिसाइड करता है कि लोकसभा का सत्र चलेगा या नहीं चलेगा। उसके लिए कम से कम 10% संख्या कुल चयनित सदस्यों के आधार पे 10% कम से कम सदस्य होने चाहिए। उसी के आधार पे उसी के बाद ही सदन की बैठक संपन्न होती है, संचालित होती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो कोरम अपने आप में ही नहीं होने की वजह से स्थगन हो जाता है। स्पीकर के द्वारा सदन का जो है स्थगन कर दिया जाता है। लोकसभा का जो प्रथम गठन था वास्तव में जो हमारी संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। इसके बाद संविधान को एक्सेप्ट करने के बाद 26 नवंबर 1949 और फिर इसके बाद उसको लागू करने यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन्हीं सब के साथ वो जो संविधान सभा थी वो अपने आप में संसद के रूप में वो कार्य करने लगी थी और बहुत तो नहीं लेकिन जो जरूरी चीजें थी उनको संपादित करने का काम एक लोकसभा के रूप में हुआ था। लेकिन औपचारिक रूप से एक गठित लोकसभा जो है अस्तित्व में 1952 में आई जबकि
जब पहला जो है जनरल इलेक्शन जो है सामान्य इलेक्शन संपन्न हुआ था लोकसभा का पूरे देश में, और उसी के साथ-साथ लोकसभा का जो निर्माण पहली लोकसभा का गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो है लोकसभा के एक नेता के रूप में, यानी उनको प्राइम मिनिस्टर पद मिला था, और वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। लोकसभा में जो भी दल या फिर जो भी लोगों का जो समूह होता है, जो अगर जो बहुमत में होता है, उसका जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति होती है, और वो अपने नेता का नियुक्ति करता है जो कि लोकसभा में सत्ता पक्ष का होता है, और सत्ता पक्ष के साथ साथ लोकसभा का वो लीडर ऑफ द हाउस भी उसको बोला जाता है। जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो विपक्ष के लोगों के द्वारा एक लीडर ऑफ अपोजिशन का गठन किया जाता है। वर्तमान में जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य किसी पार्टियों का जो कोरम होता है लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए, वो नहीं होने की वजह से कोई भी अभी ये पद रिक्त है। और वैसे इनफॉर्मली सोनिया गांधी या फिर जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उनको एक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में माना जाता है, उनको देखा जाता है। इसी के साथ साथ लोकसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि उनको न्यूनतम 25 साल की उम्र उनको धारित होनी चाहिए, यानी न्यूनतम उम्र उनकी 25 साल कम से कम ज़रूर होनी चाहिए, और वो भारत के नागरिक हों। वो निर्वाचन आयोग के सामने उनको भारत के संविधान में आस्था रखने की वो शपथ भी देते हैं। यदि कोई ऐसा करने से इनकार करता है तो वो उसकी सदस्य मत वो उम्मीदवार के रूप में उसको सदस्य नहीं हो सकता है, और उम्मीदवारी में उस लोकसभा में एक उम्मीदवार के रूप में उसका पंजीकरण भी संभव नहीं होता है। इसी के साथ साथ भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा लोकसभा ने विभिन्न अन्य हमारी संसद ने कानूनों को भी बनाया, जिसके आधार पे उनको जैसे किसी भी ऐसे प्रकार जैसे छुआछूत हो गया, अनटचेबिलिटी या फिर दहेज प्रथा आदि पे उनको किसी भी तरह से कोर्ट ने जो सक्षम कोर्ट है उसके द्वारा उनको नहीं किया गया हो, या फिर वो पागल या दिवालिया ना हो, और उनको 2 वर्ष से ज़्यादा 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा की किसी प्रकार की सज़ा में वो भुगतोगी नहीं। ये बाद में ये चीज़ें हुई हैं, ऐड की गई हैं। और इसी के साथ-साथ उनको मतलब ऐसा ये है कि 2 वर्ष से ज़्यादा की जो भी सज़ा पाया रहेगा, जो भी जनप्रतिनिधि वो अ, लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में वो उनका पंजीकरण नहीं हो सकता है, और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी के साथ-साथ उनको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर उनको अपनी संपत्ति भी घोषित करनी पड़ती है, और साथ लोकसभा के सदस्य के रूप में अपना नामांकन कराने वाले प्रतिनिधि को कम से कम वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। साथ में उनकी योग्यताओं में ये भी है कि जो अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में जो अपना कैंडिडेट के रूप में आरक्षित सीट से अपना नामांकन कराना चाहते हैं, ऐसे प्रत्याशी ऐसे लोग अपने ही राज्य में, यानी जिनके अंतर्गत वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, वो सिर्फ उसी राज्य में उस सीट के रिजर्व सीट के तहत वो चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा उनको सामान्य सीट पे चुनाव लड़ना होगा। इसी के साथ साथ वो कोई भी प्रतिनिधि जो भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहता है लोकसभा के लिए, उसको भारत में एक जो चुनाव मतदाता सूची होती है उसमें वो रजिस्टर्ड वोटर के रूप में भी पंजीकृत होना चाहिए। तो इन सब में अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति होती है, यदि जो योग्यता से संबंधित जैसे छुआछूत हो गया, दहेज प्रथा, सती प्रथा या किसी भी प्रकार का इस प्रकार के जो मामले होते हैं, इसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है, और चुनाव आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति इस पे इसका निदान करता है। इसके अगर वो समस्या पे प्रत्याशी संतुष्ट ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत कोई लोकसभा का सदस्य यदि चुन लिया जाता है तो उनकी सदस्यता जा भी सकती है।
जैसे दल बदल अगर वो करता है तो दल बदल कानून के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता को निरस्त कर सकता है, उसको बर्खास्त किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यदि लोकसभा का सदस्य किसी अन्य देश की नागरिकता बाद में ग्रहण कर लेता है, उसके उस पर भी उसकी सदस्यता जा सकती है, या फिर इन कानूनों के अंतर्गत उसको सजा मिल जाती है, या फिर कुछ ऐसे भी प्रोविजन हैं जिसमें अगर बिना सदन के सदस्य को बिना सूचना दिए हुए स्पीकर को या सदन को बिना सूचित किए हुए यदि लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, अगर सदन चल रहा हो तो उसकी सदस्यता स्पीकर निरस्त कर सकता है। और इसमें वो ये शर्त होती है कि कम से कम उनको ये जो लोकसभा का सदन है वो 4 दिन तक लगातार प्रोरोगेट न रहा हो, उसका स्थगन न रहा हो। यदि वो 4 दिन स्थगन रहेगा तो उसको वहाँ से वो संख्या उसमें से घटा दी जाएगी दिनों में से। तो इस प्रकार से वो 60 दिन तक की अगर वो बिना बताए अनुपस्थिति उसकी होती है तो स्पीकर उसकी सदस्यता को निरस्त कर सकता है। लोकसभा के चुनाव के उपरांत लोकसभा के गठन के बाद पहले प्रथम बैठक में ही लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। इसके बाद स्पीकर जो होता है उपाध्यक्ष का चुनाव कराता है और इसके साथ एक पैनल बना लिया जाता है जिसमें इन दोनों लोगों अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अन्य लोग इनका कार्यभार देख सकें। श्री ओम बिरला जी इस समय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इस समय चुने हुए हैं। हमारे जो मूलतः होता ही है कि सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि को, क्योंकि उनका एक सिंपल मेजॉरिटी के आधार पे किया जाता है, लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है, तो मेजॉरिटी यही होता है कि जो सत्ता पक्ष होती है उसकी होती है। इसलिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है अक्सर वो सत्ता पक्ष के द्वारा ही चुना जाता है। हालांकि संविधान सभा में इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। तो ये माना जाता है कि पहले तो जो भी सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो ऐसे ही लोगों का चुनाव वो एक प्रत्याशी के रूप में वो उठाते हैं या फिर उनका नाम देते हैं, जो कि एक तटस्थ रूप से रहते हैं, जिनकी एक छवि रहती है, जो सुलझे हुए लोग रहते हैं और सदन में डिसिप्लिन और कामकाज चलाने में वो सक्षम हो सकते हैं। ऐसे लोगों को ही स्पीकर बनाया जाता है और स्पीकर के चयन होने के बाद, उसके कार्यभार ग्रहण करने के बाद वो एक तटस्थ रूप से सदन में हो जाता है। वो सदन की कार्रवाइयों का वो संचालन करता है, अनुशासन डेवलप बनाए रखता है और वो उस कार्यवाहियों में वो प्रत्यक्ष रूप से भाग तो नहीं दे लेता है, लेकिन मतदान में वो भाग नहीं लेता है। लेकिन जब कभी टाई हो जाता है, यानी किसी भी विधेयक पे या किसी भी डिसीजंस पे यदि बराबर बराबर वोट पड़ जाते हैं तब दोनों ही पक्ष में से, तो स्पीकर को एक चयनात्मक वोट देने का, एक वोट डिसिसिव वोट देने का अधिकार होता है। वो जिस भी तरफ से वोट देगा वो पक्ष अपने आप में पास, वो विधेयक अपने आप में पास मान लिया जाएगा। यानी टाई होने पे उसको मतदान करने का लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है। इसके साथ साथ ये माना यही जाता है कि वो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने चुने जाने के बाद वो अपने आप को एक निष्पक्ष रूप से रहेगा और वो किसी पक्ष नहीं लेगा, तटस्थता की वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पालन करेगा और उस कुर्सी पे बैठते ही उनको इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि वो ढेर सारी समितियों में, जो संसदीय समितियां बनती हैं, उसमें वो अगर वो पार्टिसिपेट, चाहे वो उपाध्यक्ष हो या पैनल के कोई भी मेंबर हो, वो भाग ले सकता है। वो गठन में एक सदस्य के रूप में हो सकता है। अगर वो ऐसा होता है तो वो उस समिति में के अध्यक्ष के रूप में वो पदेन सदस्य या अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष अपने आप में मान लिया जाएगा यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी संसदीय समिति में एक सदस्य के रूप में हैं तो। यानी उनको अन्य लोकसभा के कार्यों में भी उनका संचालन किया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो जब भी अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग इस तब होती है जब लोकसभा एवं राज्यसभा के में सामान्य प्रकार के विधेयकों में गतिरोध हो जाता है, यानी या तो वो लोकसभा से जब पास कर लिया जाता है
तो राज्यसभा उसको 6 महीने तक या तो उसको रोके रखती है उससे ज़्यादा समय तक, या उस पे वो उसको पास नहीं करती है। तो इस आधार पे जब ऐसा गतिरोध होता है तो फिर इस प्रकार का एक जॉइंट मीटिंग राष्ट्रपति आहूत करता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, अगर वो नहीं है तो उसकी अध्यक्षता दूसरे नंबर पे उपाध्यक्ष करता है। इसके बाद लोकसभा के राज्यसभा के उपसभापति का नंबर आता है, वो उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। यानी राज्यसभा इसके बाद ही आती है। और अ, जब भी इस प्रकार का जॉइंट सिटिंग होती है दोनों ही सदनों की, जब ऐसे किसी कानून को पास करने में अगर गतिरोध होता है तो उस पर होता है, तब एक सिंपल मेजॉरिटी के आधार पे वो कानून पास माना जाता है। तो उसमें अपने आप में जो स्टैटिस्टिकल आंकड़ा जो है वो लोकसभा के पक्ष में जाता है, क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या अधिक होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होती है। इस आधार पे जो भी जॉइंट सिटिंग होती है उसमें ऐसे मामले जो होते हैं वो लोकसभा का उसमें डोमिनेंस हो जाता है। इसी के साथ-साथ लोकसभा के कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आते हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को बराबर ही मान्यता महत्व दिया गया होता है। जैसे लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, ज़्यादातर वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। इसी के साथ बजट भी लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, वित्त विधेयक को भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बजट भी लोकसभा के अंतर्गत ही प्रस्तुत होता है। अगर कोई सरकार के गिराने या अल्पमत में होती है तो इस प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा जाहिर सी बात है कि उसमें प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, और स्थायी सदन होता है, इसलिए उसमें इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा के अंतर्गत ही आ सकता है। सरकार की कार्यपालिका शक्तियों पर नियंत्रण जो है वो लोकसभा करती है, साथ साथ राज्यसभा भी करती है। सामान्य विधेयकों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही वो रखे जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अंतर्गत जो विधेयक हैं वो पास होते हैं तो वो राज्यसभा के अंतर्गत जाते हैं, और राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकती है। ऐसा ही वाइस वर्सा यानी उल्टा भी हो सकता है कि राज्यसभा में रखे जाएं विधेयक, और विभिन्न चरणों के द्वारा वो पास करके फिर लोकसभा में भेजा जाए और लोकसभा संशोधनों के साथ उसको भेज दे। लेकिन धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें सिर्फ 14 दिन का समय राज्यसभा को दिया जाता है लोकसभा में पास होने के बाद, और ये धन विधेयक यदि वो राज्यसभा नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। तो इन परिस्थितियों में लोकसभा जो है हमेशा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, संविधान के संशोधन के कार्यवाहियों के अंतर्गत वो आते हैं। उन विधेयकों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही वो प्रस्तुत हो सकते हैं, और बराबर का अधिकार दिया गया रहता है। इसी के साथ-साथ अगर राष्ट्रपति का महाभियोग की बात आती है, राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, और उसकी जांच जो है कोई भी सदन कर सकता है। इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा को बराबर का ही महत्व दिया गया होता है। लोकसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसके सदस्यों की नियुक्ति 5 साल की होती है। इसी से कार्यपालिका का अध्यक्ष भी चुना जाता है, यानी सरकार जो होती है, प्रधानमंत्री जो होता है, और उनके कैबिनेट होती है, कैबिनेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ये सभी लोग लोकसभा के अंतर्गत या फिर लोकसभा से ही होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राज्यसभा के सदस्यों को नहीं लिया जा सकता है, उनको भी लिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री का पद भी, जैसे मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्य के रूप में थे, तो राज्यसभा के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री का किसी सदन को जो नेता हो वो सदस्य होगा उसको प्रधानमंत्री का पद के लिए उसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री को पद दे दिया जा सकता है। लेकिन वो सब कुछ लोकसभा की जो मेजॉरिटी है उसके आधार पे वो होना चाहिए। इस प्रकार से लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से उनके सदस्यों के अंतर्गत जिम्मेदार होती है, और स्पष्ट रूप से अगर आप देखें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर उनके सरकार को चलते रहने के लिए लोकसभा में स्पष्ट रूप से वो जिम्मेदार होते हैं, या उनका उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। हालांकि राज्यसभा अन्य विधेयकों के माध्यम से भी लोकसभा के जैसे कंट्रोल होता है कार्यपालिका पे, उसी प्रकार से राज्यसभा भी कंट्रोल करने की उसके पास शक्तियां होती हैं, जिसके आधार पर राज्यसभा विभिन्न वाद विवाद और बहस के आधार पे उनका कंट्रोल कार्यपालिका की शक्तियों पे यानी सरकार पे कंट्रोल करने की हमेशा हर संभव कोशिश करती है।
राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति भी लोकसभा के अंतर्गत ही होती है। वही उसको समाप्त करने की घोषणा कर सकती है। इसी के साथ-साथ लोकसभा में जो इसके सदस्य होते हैं, उनके सदस्यों का चुनाव उनके लोकसभा क्षेत्रों के आधार पे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के आधार पे होता है, निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पे होता है और वो निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं जैसे अधिकतम संख्या 550 निर्धारित कर दी गई है। लेकिन होता ये है कि हर 1 साल पे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर 10 साल पे एक सेंसस के बाद भारतीय जनगणना के बाद अ, इन सीटों को राज्यों के या फिर विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के आधार पे उनको उनका बंटवारा किया जाएगा, जिससे कि हर एक राज्य में या हर एक क्षेत्र पे एक उचित जनसंख्या के आधार पे यानी समान जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधियों का चुनाव हो सके। ये सारा कार्य परिसीमन आयोग करता है, जो कि हर 10 साल पे ऐसी संविधान में व्यवस्था थी कि हर 10 साल पे परिसीमन जनगणना सेंसस के बाद अ, ये काम किया जाएगा। लेकिन ये अब तक 4 बार ये चीज़ हुई है। शुरुआत के 3 बार में जैसे 52 में इसका परिसीमन आयोग का गठन करके इनका विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उनके जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था। फिर 62 और 72 के में भी हुआ था। जनगणना के बाद में ये चीज़ें की गई थी। लेकिन ऐसी भी चीज़ें फिर बाद में आई कि जैसे विभिन्न जो संविधान संशोधन करके इसको फिर फिक्स कर दिया गया, क्योंकि अ, जो आपातकाल के समय में विभिन्न जो जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून थे और जो राज्यों की स्थिति थी, वो इस पे काम सही से काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी जनसंख्या पे ब्रेक लगते ही जैसे केरल या फिर दक्षिण भारत के कुछ राज्य जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो लेकिन उनके प्रतिनिधियों की संख्या, उनकी जनसंख्या कम होने की वजह से घट सकती थी और इसी के अपोजिट में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो उसकी जनसंख्या नियंत्रण पे अच्छा काम नहीं किए थे या नहीं कर रहे थे, उनमें प्रतिनिधियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। इस वजह से इन चीज़ों को रोकते हुए और इसको और सफल क्रियान्वयन के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था और इसके बाद संविधान में संशोधन करते हुए स्थगन हुआ था और इसके बाद फिर 2002 में अगले डेट लिमिटेशन कमीशन का की नियुक्ति हुई थी, स्थापना हुई थी और फिर जस्टिस कुलदीप सिंह ने उसकी अध्यक्षता की थी और उन्होंने जो अपना प्रतिवेदन दिया था उस आधार पे फिर 2002 में ये चीज़ें हुई थी और 2007 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन वो चीज़ें सही से लागू नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के फिर दखल के बाद, उसके आदेश के बाद उन चीज़ों को शामिल किया गया और इस तरह से 4 हमारे डिलिमिटेशन कमीशंस जो हैं, परिसीमन आयोग जो हैं, जो कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उनकी जनसंख्या के आधार पे बंटवारा करते हैं, उसको उन्होंने किया था और उस आधार पे ये चीज़ें होती हैं। हालाँकि ये 2026 तक के लिए इसको फिक्स कर दिया गया है और उसकी 2026 की जनगणना के बाद जो जनगणना होगी उस आधार पे बाद में लोकसभा के सीटों का परिसीमन फिर से किया जाएगा। हालाँकि वो ये संगठन ये चीज़ें करने के बाद यानी इस संविधान में संशोधन होने के बाद में ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो है उसका विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में उसको बांट दिया गया है और फिर आगे चल के जो भी आगे परिस्थितियां जन्म लेंगी तो उस आधार पे उसका फैसला पहले भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ संविधान में संशोधन करने के बाद या फिर 2026 के बाद जो पहले जनगणना होगी उसके बाद ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। इसी के साथ जो दो हमारे जो 104वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 में हुआ और जनवरी से ये एक्टिव हुआ है, जिसमें 2 अ, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का 1952 से लेके अब तक 2019 तक ऐसी चीज़ें थी कि प्रतिनिधियों के को मनोनीत किया जाता था, उनको सदन में रखा जाता था। इसका कारण ये था कि जब अंग्रेज यहाँ से तो चले गए, लेकिन ढेर सारे ऐसे कार्य थे जिसमें जैसे रेलवे हो गया या फिर उनके प्रतिनिधि अभी भी उनके एडमिनिस्ट्रेशंस में टेक्निकल उनकी सहायता के लिए या उनकी कम्युनिटी अभी भी रुकी हुई थी, तो एक भारत में एक अच्छा उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके, उसके लिए उस समय ये व्यवस्था की गई थी कि 2 आंग्ल प्रतिनिधियों को संविधान में एक जगह दी जाए, आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे वो खत्म हो चले थे। इस समय काफ़ी कम होने की वजह से आंग्ल भारतीय समुदाय भारत में
इनको एक तरह से महत्वहीन हो चुका था। ये दोनों ही जो संसद सदस्य का जो पद था वो महत्वहीन हो चला था, इसलिए इसको हमेशा के लिए इसको निरस्त कर दिया गया। उस समय जो रेलवे वगैरह की आवश्यकता थी या फिर जो ट्रैक में इंजीनियर्स और ये थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि ऐसे लोग ब्रिटेन से रखे जाएँ और अभी उनको उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके, उनकी भी माँगों को, उनके राजनीतिक माँगों को उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसी भी व्यवस्था की गई थी जो बाद में अब इस 2020 से इसको जनवरी से इसको समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ लोकसभा के गठन और उसके कुछ सीमित आधार पे उनकी शक्तियों का मैंने वर्णन कर दिया। अगली क्लास में राज्यसभा के का गठन और फिर शक्तियाँ और उसी आधार पे उन दोनों में आपस में क्या उनमें अंतर है उनकी शक्तियों में और कब-कब राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। उस आधार पे उनकी शक्तियों के अंतर को भी हम देखेंगे। ये सब चीज़ें अगली क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।